हेलो दोस्तों, मैं महेश कुमार। आज क्लास 9th का नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति के बारे में हम जानेंगे। संख्या पद्धति जानने से पहले कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों के बारे में भी जानेंगे। तो आज हम वही स्टार्ट करने वाले हैं कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? तो गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। याद हुआ? गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। इस तरह से आपको याद करना है। तो हम परिभाषा भी लिखते हैं। गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो गिनने का स्टार्ट हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 1 से स्टार्ट करते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 एंड सो डैट। मतलब हम अनंत तक क्या कर सकते हैं? गिन सकते हैं। 1 से स्टार्ट करेंगे, बहुत सारा तक हम गिन सकते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। तो गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। याद हो गया? अब हम प्राकृत संख्या हुआ तो एक चीज़ और हम जानते हैं प्राकृत संख्या में, प्राकृतिक संख्या का सबसे छोटी संख्या क्या होता है? तो 1 होता है। ये याद रखना, प्राकृत संख्या का सबसे छोटी संख्या क्या होता है? 1 होता है। अब दूसरा परिभाषा हम जानते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो शून्य के साथ सभी प्राकृत संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। शून्य के साथ सभी प्राकृत संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। तो लिखना है शून्य के साथ सभी प्राकृत संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। तो इसका उदाहरण होगा शून्य के साथ, शून्य स्टार्ट करेंगे शून्य और सभी प्राकृत संख्या। तो 1 2 3 4 एंड सो डैट चलते जाएंगे। तो शून्य के साथ सभी प्राकृत संख्या को शून्य संख्या कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल होता है शून्य के साथ कहते हैं, शून्य से स्टार्ट करेंगे 0 1 2 3 4 एंड सो डैट तक। ये सब मेरा क्या हो जाता है? पूर्ण संख्या होता है। अगर आपसे पूछ दिया जाएगा कि पूर्ण संख्या की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, तो शून्य जवाब देना है। पूर्ण संख्या की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? शून्य होती है। इसलिए इसका जवाब देना है शून्य। अब हम अगला पूर्णांक जानेंगे। पूर्णांक किसे कहते हैं? तो पूर्णांक संख्या ऋणात्मक, शून्य, धनात्मक, परमेय संख्या या संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। ऋणात्मक, शून्य, धनात्मक, परमेय संख्याओं के समूहों को पूर्णांक कहते हैं। लिखना है ऋणात्मक, शून्य तथा धनात्मक परमेय संख्याओं का समूह पूर्णांक कहलाता है। उदाहरण जानेंगे।
तो ऋणात्मक के बात हुआ, तो ऋणात्मक से स्टार्ट करेंगे तो -3 -2 -1, और इधर एंड सो डैट भी कर सकते हैं, जहाँ से हम भी स्टार्ट कर सकते हैं। -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1। अब फिर क्या कहता है, शून्य, तो शून्य और धनात्मक पूर्णांक 1 2 3 एंड सो डैट, इन सब को हम क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं, पूर्णांक भी कहते हैं। तो यह हम जान चुके हैं। अब हम अगला जानेंगे परमेय संख्या। परमेय संख्या किसे कहते हैं? तो परमेय संख्या वे सभी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वैसा संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहां Q 0 के बराबर नहीं हो, उसे परमेय संख्या कहते हैं। फिर से रिपीट करते हैं, वैसा संख्या जिन्हें P/Q के रूप में लिख सकते हैं, Q 0 के बराबर नहीं हो, उसे परमेय संख्या कहते हैं। तो हम एग्जाम्पल के साथ भी समझते हैं। तो परमेय संख्या का परिभाषा हम जान लिए हैं। तो परमेय संख्या का उदाहरण क्या होता है कि P/Q के रूप में लिख सकते हैं, तो मतलब 2/3 0 22/7 2/5 5/9, तो ये सब मेरा क्या हो गया, परमेय संख्या हो गया। √4 भी हो गया, क्योंकि √4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है, तो ये भी मेरा क्या था, परमेय संख्या। 49/64 रूट में जाएगा, तो ये भी मेरा क्या हो गया, परमेय संख्या हुआ। तो परमेय संख्या, अब नोट में कि 0 एक क्या है, पूर्णांक संख्या है। 0 एक पूर्णांक है, मगर 0 भी एक परमेय भी संख्या होते हैं। तो यहाँ लिखें 0 एक पूर्णांक होते हुए भी एक क्या है, परमेय संख्या है। तो परमेय संख्या की परिभाषा जान लिए, तो इसका उदाहरण भी जान लिए। अब हमको अपरमेय संख्या जानना है। तो अपरमेय संख्या, अपरमेय संख्या वैसा संख्या जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे हम अपरमेय संख्या कहते हैं। वैसा संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे अपरमेय संख्या कहते हैं। जैसे 1/√2 पाई √3/2, ये रूट में है और ये रूट में नहीं है, इसलिए क्या हो गया, अपरमेय संख्या हो गया। √2 √5 और सा हो सकता है। तो ये सब मेरा क्या होता है, अपरमेय संख्या होता है। तो एक चीज़ हम ये भी जानते हैं कि पाई होता है अपरमेय संख्या, और पाई का मान 22/7 क्या होता है, परमेय संख्या। पाई के बटा में 2 भी लिख देंगे तब पर भी ये क्या होगा, अपरमेय ही संख्या होगा। तो ये मेरा हो गया। अगर पाई/2 पाई लिख देते हैं तो पाई पाई कटेगा, तो 1/2 बचा, तो ये मेरा क्या होता है, परमेय संख्या। पाई जो है, पाई अपरमेय संख्या, और पाई का जो वैल्यू होता है 22/7, वो होता है परमेय संख्या होता है। इतना आपको याद रखना होगा। एक चीज़ और हम जानते हैं, कहता है 2 परमेय संख्याओं के बीच कितना परमेय संख्या लिख सकते हैं। 2 परमेय संख्या के बीच कितना परमेय संख्या लिख सकते हैं, तो अनंत परमेय संख्या लिख सकते हैं। और कहता है एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का जोड़, घटाव, गुना या भाग, 2 अपरमेय संख्या को जोड़ या घटाव या गुना या भाग करते हैं, तो वो एनी टाइम संख्या क्या आएगा, परमेय भी आ सकता है और अपरमेय भी आ सकता है। तो हम ये आप भी जान लिए हैं। अब उसके बाद हम चलेंगे वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। तो वास्तविक संख्या परमेय संख्या और अपरमेय संख्या के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं,
परमेय संख्या और अपरमेय संख्या के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं। याद हो गया। अब हम इसके परिभाषा भी लिख देते हैं। तो वास्तविक संख्या हम जान गए हैं, तो वास्तविक संख्या का परिभाषा लिखा है, परमेय तथा अपरमेय संख्याओं को सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं। हम वास्तविक संख्या जान लिए, तो अब हम जानेंगे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या या रूढ़ किसे कहते हैं? तो परिभाषा है, जिन संख्याओं में एक या स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं या रूढ़ संख्या कहते हैं। याद हुआ, एक और स्वयं को छोड़कर अन्य किसी से भाग नहीं लगे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे हम इसके बारे में समझते हैं कि हम कोई भी संख्या ले लेते हैं 10 तक, 1 2 से 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 संख्या ले लिए और 10 में पता करना है कि एक और स्वयं से भाग ही लगना चाहिए, बाकी किसी से नहीं। मात्र 2 संख्या से, कौन कौन? एक और वो खुद जो संख्या है उसी संख्या से भाग लगे, वही मेरा क्या कहलाएगा? अभाज्य संख्या कहलाता है। जैसे हम 2 में भाग देंगे, तो 2 में भाग देंगे तो 1 तो लगेगा और सिर्फ यही संख्या से लगेगा, मतलब कि एक और स्वयं से भाग जो लगे उसे भी हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। तो एक और सिर्फ ये स्वयं, तो स्वयं से 2 से भाग लगा तो क्या गो से लगा? 2 गो से भाग लगा, तो ये मेरा क्या कहलाएगा? अभाज्य संख्या कहलाएगा। अब ये आ जाते हैं, ये इसमें भी 1 से लगेगा और इसमें भी सिर्फ 3 से लगेगा कि एक और स्वयं से भी भाग लगा, तो ये भी मेरा क्या कहलाया? अभाज्य संख्या कहलाया। 4 को चेक करते हैं, इसमें 1 से भी भाग लगता है, 2 से भी भाग लगता है और 4 से भी भाग लगता है। तो इसमें क्या को संख्या से भाग लगेगा? 1 2 3 को संख्या से भाग लग गया, तो वो मेरा क्या होगा? अभाज्य संख्या नहीं होगा, तो ये मेरा अभाज्य संख्या नहीं है। 5 में सिर्फ क्या होगा? 1 और स्वयं से ही भाग लगेगा, तो ये मेरा क्या कहला गया? अभाज्य संख्या कहलाया। 6 में 1 से भी लगेगा, 2 से भी लगेगा, 3 से भी लगेगा और 6 से भी लगेगा, तो 1 और स्वयं से भाग लग और कोनों से भाग लगा, इसलिए ये मेरा क्या होगा? अभाज्य संख्या नहीं होगा। 7 1 से लगेगा और स्वयं से लगेगा, तो ये मेरा क्या कहलाता है? अभाज्य संख्या। तो ये अभाज्य संख्या, इसमें 2 से भी लगेगा, 1 से भी लगेगा, 4 से भी लगेगा और 8 से भी लगेगा। 1 और स्वयं से भाग नहीं लगा तो बहुत सारा से भाग लगा, इसलिए मैं क्या होगा? अभाज्य संख्या नहीं होगा। फिर ये भी अभाज्य संख्या नहीं होगा, क्योंकि इसमें 1 से लगेगा, 3 से भी लगेगा और 9 से भी लगेगा, इसलिए अभाज्य संख्या ये नहीं हुआ। 10 तो नहीं होगा, सिर्फ होगा 11 होगा और 13 होगा। इस तरह से आपको समझना है। तो इसका उदाहरण हम दे सकते हैं। उदाहरण में तो 2 होगा, 3 होगा, 7 होगा, 11 होगा, 17 होगा, 19, 23 एंड और सब होते रहेगा। इस सब में क्या होता है? 1 और स्वयं से ही भाग लगता है और किसी से भाग नहीं लगना चाहिए, वो संख्या क्या कहलाएगा? अभाज्य संख्या कहलाएगा। तो ये मेरा अभाज्य संख्या हुआ। अब हम सह अभाज्य संख्या 2 या 2 से अधिक वे प्राकृत संख्याएं जिनमें 1 के अतिरिक्त कोई भी गुणनखंड नहीं हो। 2 संख्या लेना है और वो प्राकृत संख्या लेना है और दोनों को देखना है कि उसका गुणनखंड सिर्फ 1 ही हो, बाकी नहीं हो, एक का नहीं हो, मतलब 1 के अतिरिक्त कोई नहीं हो, सिर्फ 1 ही हो, अथवा या उनका मौसा सिर्फ कितना निकले? 1 ही निकले, मौसा 1 ही निकले, उसी को हम क्या कहते हैं? अभाज्य, सह अभाज्य गुणनखंड। तो 2 या 2 से अधिक वे प्राकृत संख्याएं जिनमें 1 के अतिरिक्त कोई भी गुणनखंड नहीं हो अथवा उनका मौसा क्या हो? 1 हो, उसे सह
अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। जैसे हम समझते हैं कि 7 और 9 लेते हैं, 7 और 9 में भाग देंगे तो मेरा इसका एलसीएम एचसीएफ कितना आएगा, 900 1 आएगा। तो 1 2 संख्या हुआ 2, तो इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, उदाहरण हो जाएगा 7 और 9 हो जाएगा। और फिर जिसका मौसा क्या हो, 1 हो, 3 5, इसका भी मौसा क्या होगा, 1 ही होगा। तो ये भी मेरा क्या हो गया, सह अभाज्य गुण संख्या हो गया। अब अगला 11 ले लो और 13 ले लो, तो ये भी मेरा इसका क्या होगा, सह अभाज्य गुणनखंड। अब हम जानेंगे अगला जुड़वा अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य संख्याएं, जुड़वा अभाज्य संख्याएं। अब अगला है जुड़वा अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याओं के ऐसे युग्म, अभाज्य संख्याओं के ऐसे युग्म जिनका अंतर सिर्फ कितना हो, 2 हो। अभाज्य संख्या के ऐसे युग्म जिनका अंतर सिर्फ कितना हो, 2 हो। 2 संख्या लेना है और दोनों को घटाना है, एनी टाइम कितना आवे, 2 आवे, और उस संख्या को क्या कहते हैं, जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। उदाहरण में 3 2 5 लेते हैं तो 3 में 2 को घटाना है, 3 और 5 लेते हैं तो 5 में 3 को घटाना है, तो कितना होता है, 2 होता है। तो ये जब ये मेरा क्या होता है, जुड़वा अभाज्य। 11 और 13 में 11 को घटाना है तो कितना होता है, 13 होता है। तो 2 अंतर है, तो इस दोनों में हम क्या देखते हैं, 2 अंतर देखते हैं। तो वो मेरा कौन सा संख्या कहलाया, जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाया। बात समझ आया। अब हम अगला बात करते हैं, अब हम घातांक के बारे में हम जानेंगे। घातांक ये सब नंबर सिस्टम में कम आपको आएगा, तो आप सब वीडियो को ज़रूर देखना है। तो घातांक का सूत्र में देखते हैं, 1 नंबर में a पर पावर m गुना a पर पावर n बराबर होता है a पर पावर m प्लस n। क्योंकि a है तो a लिखना है, गुना में है तो यहाँ जोड़ पावर में करना m प्लस n। यही 2 नंबर a पर पावर m भागा a पर पावर n। जब भाग में रहेगा तो a तो a लगाना है, भाग में है तो m माइनस क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। 3 नंबर अगर a पर पावर m बट्टा a पर पावर n रहता है तो ये भी भाग में है, इसका भी फॉर्मूला आता है a पर पावर m माइनस n होता है। 4 नंबर फॉर्मूला देखते हैं, a पर पावर 0 बराबर सूत्र क्या होता है, 1 होता है। अब हम 5 नंबर देखते हैं, a पर पावर माइनस n बराबर 1 बट्टा a पर पावर n होता है। अब हम ये भी जानते हैं कि a 6 नंबर a बटे b पर पावर माइनस अगर n रहता है तो b ऊपर जाएगा और a नीचा आएगा और ये प्लस में n हो जाएगा। तो ये आपका फार्मूला हुआ। इस तरह से आपको फार्मूला को याद करना है। और आप सब मेरा अगला वीडियो का इंतज़ार कीजिए। आपको क्लास 9th का एनसीईआरटी गणित एक्सरसाइज 1.1 बनाने जाएंगे। और किसी प्रकार का आपको दिक्कत अगर होता है तो मेरे कमेंट बॉक्स में आकर लिखिए और उन सब कमियों को दूर करेंगे।